पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, इस अध्याय का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो आपने कक्षा 6 में पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम रेशे जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे तथा ऊन से प्राप्त किए जाने वाले को फाइबर यानी भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाने वाले को हम फाइबर बोलते हैं। रेशम दो प्रकार के होते हैं, जांतव और फाइबर। ठीक है, रेशम की फाइबर रेशम कीट से के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि रेशे को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर जो होते हैं उनसे रेशम को कैसे बनाया जाता है जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जांतव रेशे जो कि जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। उनमें हमारा क्या आ गया? पहला हो गया ऊन। ठीक है, तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो है बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाता है। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रियाकलाप देखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 3.1। तो इसमें आपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशम होते हैं। दाढ़ी के बाल रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी बाल मुलायम होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के रेशे को प्रदान करते हैं तथा भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे कि विशेष गुण युक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। देखिए, यहाँ पे एक भेड़ है जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल हैं। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अन्य नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, यद्यपि क्या होता है कि यद्यपि भेड़ की ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है। जो भेड़ होता है वही केवल ऊन का स्रोत नहीं होता, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो होते हैं भेड़ के ऊन ही होते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होता है। ठीक है, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इन्हें बेहतरीन सालें पाई जाती हैं। इन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अंगोरा बकरी, देखिए अंगोरा बकरी का चित्र यहाँ पे दिया गया है। यहाँ ऊँट का चित्र दिया गया है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे ये लामा का चित्र है और ये इसका एल्पेका का चित्र है, यहाँ पे ऊँट का चित्र है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का ऊन या फिर ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन्हें अपनी इसकी पुस्तिका पे चिपकाइए और यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्र एवं देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट, याक जिसके नाम जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं को स्थान दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। ठीक है,
क्रियाकलाप 3.3 में आपको एक भारत का मानचित्र बना लेना है। उस मानचित्र पे आपको उन स्थानों को चिन्हित करना है जहाँ पे वे जंतु पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है। और ऊन प्रदान करने वाले प्रयोग किस्म क्या होंगे, जंतुओं को स्थान दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए, विभिन्न निशान लगाइए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का, कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसका हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। तो रेशों से ऊन तक, ठीक है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों और भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास की पत्तियां पसंद करते हैं। भेड़ का चित्र यहाँ पे दिया गया था, ऊपर कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे भेड़ का चित्र एक दिया गया है। तो क्या होगा कि भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालक उन्हें चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ को ऊन के लिए पाला जाता है। 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश के ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनसे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है। ठीक है, इसमें निम्न चरण होते हैं। चरण 1 में भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है और भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए करता है। तो जो 3.1 का सारणी था उसमें क्या दिया था कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें थी, जिसमें नस्ल का नाम है लोही। इसमें अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है और यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। और रामपुर बुशायर, इसमें भूरी ऊन प्राप्त किया जाता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नली, ठीक है, नली, उसे वैसे तो नाली बोलते हैं, ये गलीचे की ऊन प्राप्त किया जाता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये भेड़ें पाई जाती हैं। और बाखरवाल ऊनी सालों के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और मारवाड़ी मोटी ऊन रूछ ऊन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में पाया जाता है। और पटनवाड़ी ये हौजरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। तो आगे देखेंगे कि बूझो आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो उसे दर्द होता है, परंतु वह बाल कटवाता है तब दर्द क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों? तो सामान्यतः बालों में गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। देखिए, जैसे कि उसको ठंडी के मौसम में यदि उसके बालों को काट लिया जाए तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो बाल होते हैं वो ठंड को रोकने का काम करते हैं। इन्हीं ऊनों और रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊन की कटाई, अभिमार्जक, छटाई, बर की छटाई और रंगाई, फिर रीलिंग। तो इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ों को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको बाल कटवाने अथवा अपने पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा के सबसे ऊपरी परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है, साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं। जैसा कि आप
जैसा कि आपके उगाते हैं। ठीक है, चरण 2 में त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ऊन की कटाई, अभिमार्जक, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रीलिंग। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है जहाँ पे ऊन को उतारा जा रहा है, फिर टंकियों में अभिमार्जक किया जा रहा है, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जक किया जा रहा है, फिर ऊन का धागा बनाया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद पढ़ेंगे आगे का जो प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, उसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो उसका हम चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक संकट ऊन हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, ऊन हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। यह एक घातक रोग कारक है। ठीक है, रक्त रोग कारक है, जिससे रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना एक व्यावसायिक संकट कहलाता है। चिकनाई, धूल और गर्द निकाले जाएं, यह प्रक्रम अभिमार्जक कहलाता है। यानी कि उसको क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे ऊन दिया जाता है तो रीलिंग किया जाएगा, इसके बाद उसको धुला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि चिकनाई, धूल और गर्द निकाला जाएगा। तो इस प्रक्रम को हम अभिमार्जक कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाता है। तो तीसरा चरण था कि अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा और पृथक किया जाता है। तो चरण 4 में पढ़ेंगे कि अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे बालों में कुछ छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशे को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागा के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। ठीक है, चरण 5 में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किए जाते हैं। बूझो यह जानना के लिए उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। क्रियाकलाप 3.4 अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना, फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। 3.2 रेशम। ठीक है, रेशम सिल्क के रेशे भी जानता होते हैं, यानी कि वे रेशम के कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि एक जंतु है, तो इस कारण से इन्हें हम जानता बोलेंगे। ठीक है, रेशम के कीट से फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट यानी कि सेरिकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ यानी कि माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशम की साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। जो रेशम कीट का जीवन चक्र है, मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कि कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने की सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है। सिर के इस गति के समय कैटरपिलर जो होगा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह
से रेशों से ढक लेता है और पीपा बच जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है और कीट के इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के कीट का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? तो रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों को तैयार किया जाता है और रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले जो रेशा होता है उसका धागा का गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार की रेशम जो होती है विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यह कीट के कोकून प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। ठीक है, भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। उसका हम 5वां लेक्चर आज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्र कीजिए और उन्हें अपने इसके पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। आपकी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशों और शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों का गठन तथा बुनावट की तुलना में कृत्रिम रेशम जो होगा इससे कीजिए और जो संश्लेषित रेशे निर्मित होते हैं उन रेशम के कीटों को चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया रेशम कीट का जो है वो जीवन चक्र हो गया, यानी कि ये नर हो गई, ये मादा हो गई। उससे ये दोनों क्या है, एक वयस्क रेशम कीट है। ये शहतूत की पत्तियों पर कुछ इस प्रकार से लार्वा दे देंगे, अंडे देंगे, फिर रेशम कीट इस प्रकार से निर्मित होगा और क्या बना लेगा, कोकून। कोकून का विकासशील कीट जो है वो अंदर होता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हो रहा है? तो अब उसे सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलन की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए रेशम के कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में जानने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए और रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी इसके पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि पहला मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि जो ये पेड़ हो गया उस पर उसकी जो ये पत्तियाँ हो गई उस पर देखिए शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा यानी कैटरपिलर, और फिर क्या बन गया, कोकून बन गया। तो कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उन्हें कोकून को एकत्रित करके रेशम फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियों में उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लार्वा निकल आएँ। यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत की वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रोम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद
कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। तो उसके पहले हम रेशम की खोज देखेंगे कि रेशम की खोज का यथार्थ समय असंभवत से अज्ञात है, यानी कि हमें ज्ञात नहीं है रेशम कब खोजा गया था। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृत्रिम शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृत्रिम अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन रहे थे। संयोगवश कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़े पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित कर दिया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो रेशम की खोज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और क्या करना है। तो जो कैटरपिलर वो खाना बंद करेंगे तो उसके लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसमें क्या होगा, ट्रे जैसे छोटी रैंक या टहनियाँ रखी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर एवं रेशम कीट जो है कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा क्या होगा, प्यूपा विकसित होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके लिए थैंक यू।